नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। रोज की तरह आज फिर बात होगी एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपसे, हमसे, आम आवाम से जुड़ा। सवाल पूछेंगे बेधड़क और जवाब भी लेंगे बेधड़क। आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज बात धरोहर के संरक्षण की। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 में विश्व धरोहर दिवस की थीम विरासत परिवर्तन रखी गई है। भारत में कुल 3691 ऐसे स्मारक और स्थल हैं जो कि धरोहर की श्रेणी में आते हैं और इसमें से 40 स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में नामित है। लेकिन क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल तमाम स्थानों पर जिम्मेदारों का पूरा ध्यान है? क्या ये धरोहर आज भी उतनी ही संरक्षित है जितनी होनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी प्राची की इस रिपोर्ट को देखिए। बात करूं जयपुर की, तो जयपुर की स्थापना के बाद से ही जो जयपुर है, यहाँ पे अगर हम लोग इमारतों की बात करें या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं अगर हम लोग उनकी बात करें या फिर जयपुर के हेरिटेज की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है। और आज विश्व धरोहर दिवस के दिन हम मौजूद हैं हवा महल पर और चलिए हम लोग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो धरोहर है जयपुर में, उनमें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कारण है कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर हैं जिनकी वजह से लोगों को जो परेशानियां हैं वो झेलने को मिलती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ बच्चों से कि किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं तो वो उन व्यवस्थाओं में आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक है उसका संचालन किस तरीके से किया जाना चाहिए? क्या कुछ आप... मैम सही है यहाँ पर सब कुछ। हम तो वो है आर्मी का आज एग्जाम था तो उसके लिए आए थे तो सोचा कि हवा जी, तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ देखने आए थे। जी, अगर मैं बात करूँ हवा महल जैसे धरोहर हमारे जयपुर में बहुत सारे हैं जो अगर मैं बात करूँ तो वो विश्व स्तर पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं या फिर क्या कुछ परेशानियाँ आपको लगती है कि लोगों को आती होगी? नहीं, वैसे तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे ये विश्व धरोहर में शामिल है तो इसको देखते हुए इसकी जो तीसरी मंजिल है विचित्र महल जिसको बोलते हैं, वो हमें बहुत काफी अच्छी लगती है। तो आप जयपुर से हैं? नहीं, मैं धौलपुर से हूँ। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ जैसे आज हवा महल पे आप यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पे पर्यटक जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही जिस तरीके की यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, अगर ट्रैफिक की मैं बात करूँ या प्रशासन की तरफ से किसी और चीज़ की मैं बात करूँ, किसी भी व्यवस्था की मैं बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बढ़ाई आप करना चाहेंगे या फिर क्या कुछ कमियाँ आपको लगती है? नहीं, कमियां तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत और सुधार हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। इससे क्या है कि ये हमारा जो हवा महल है अपना ही है, तो समझो ये विश्व स्तर पर लोग देखने आते हैं तो थोड़ी और व्यवस्थाएं सुधरे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। आप जयपुर से हैं सर? जी, ये जो परकोटा है, लगभग यहाँ से जो लोग हैं अब वो यहाँ से दूसरी ओर मूव कर गए हैं, वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे? क्योंकि जयपुर को देखने दूर दूर से लोग आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ से मजबूरन सबको यहाँ से जाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहा होगा? यार, एक तो जयपुर में ट्रैफिक ज्यादा हो गया सिटी के अंदर, ठीक है, तो लोग बाहर जाना चाहते हैं सब, तो सोचते हैं भाई खुली हवा में जिए, तो यहाँ ट्रैफिक भी ज्यादा। एक तो ये बैटरी वाले रिक्शे इतने हो गए जिसके फिर दूसरी ट्रैफिक टूरिस्ट दूसरी जगह से आते हैं तो पुलिस वाले परेशान करते हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो पुलिस वाले तो चाहे जिससे 100 रुपये 200 रुपये मांगते रहते हैं, इनसे ज्यादा दुखी है जनता। और ये बैटरी वाले रिक्शे भी बहुत ट्रैफिक करते हैं, तो ट्रैफिक मतलब खराब हो रहा है। बाकी अच्छा है जयपुर, कोई भी कमी नहीं है जयपुर का। तो आज विश्व धरोहर दिवस है, मैं आपको बताना चाहूंगी, तो आज के दिन आपको क्या लगता है कि जो जयपुर में जो पर्यटक हैं, सिर्फ जयपुर ही नहीं, दूर दूर से विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन क्या कुछ सुधार हमें लगता है कि हमें व्यवस्था में किए जाने चाहिए? व्यवस्था तो सुधारनी चाहिए, ये तो सरकार की कमी है जो व्यवस्था पूरी कर रहा नहीं। बाकी जयपुर दूर दूर से देखने आते हैं लोग हम भी लोग जोधपुर भी जाते हैं, उदयपुर भी जाते हैं, जैसलमेर भी जाते हैं, बाकी सब जगह फिट है। पर यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेज किया जाए और तो क्या है।
तो खास तौर पर जो मेन मुद्दा हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ट्रैफिक है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो परेशानियाँ हैं लोगों को झेलनी पड़ती है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं तो वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है उसको कायम करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो प्रयास है वो शायद कम है। साथ ही जो ट्रैफिक है उसकी भी एक कमी मैं कहना चाहूँगी। वहीं हम लोग कोशिश करते हैं बात करने की कि आज विश्व धरोहर दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ जयपुर की बढ़ाइयाँ हैं या क्या कुछ जयपुर में कमियाँ आपको लगती है जब आप बाहर घूमने जाते हैं, चाहे मैं बात करूँ हवा महल की, जंतर मंतर की, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार होने चाहिए? मम्मी को पूछो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, घूमने आई हूँ इसलिए। जी, तो आप जयपुर के सही नहीं है। मैनेजमेंट में क्या सही? मैनेजमेंट है जहाँ यहाँ पे चौपाटी जैसे बना रखा है, ट्रैफिक चल रही है, फोटोग्राफी करे तो वो ऊपर से लेके नीचे तक फोटो भी नहीं सही आ पाता, ट्रैफिक में जाम रहता है, कोई चल रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूँ आपके साथ एक छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो जब आप कहीं बाहर घूमने निकले स्पेशली जयपुर में, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियाँ स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए उसमें सुधार करना चाहिए? जैसे अभी इतना बड़े हम कोविड से निकले हैं और अभी भी कोविड खत्म तो हुआ नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर बच्चों को किसी को भी संक्रमित हो सकता है तो बच्चे प्रभावित होंगे। और क्या आप इसमें हैं कि आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है? सारा कैसे घूम रहे हैं, आज के जो माहौल है सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। सरकार कह रही है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम आम जनता ही नहीं इसमें समझ रही है, तो फिर किसी को दोष देना तो। वहीं एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जयपुर में जो भी सारे धरोहर हैं जो सालों से बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि उनका जो मेंटेनेंस है, उनके मेंटेनेंस में क्या कुछ कमियां हैं या क्या कुछ सुधार जो भी आपको लगता है? मैम धरोहर में कमियां तो है ही, कई जगह टूट रही है, कई फूट रही है। उनकी उनकी जो टिकट्स है उनका तो उन्होंने फुल चार्जेस लगा रखा है, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए ना पर वो कम नहीं है पूरे। जैसे गोविंद देवी चले जाएं तो वहाँ गायें घुस रही हैं, गोबर पड़ा है सड़क के ऊपर। जो बेचारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है। हम जो जैसे लोकल हैं तो उनको पता रहता है, और फिर ये ट्रैफिक वाले मन चाहे किराया लेते हैं। तो ये वो मैनेजमेंट व्यवस्था है ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो देखिए जो जयपुर के खुद के यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो भी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे खुश नहीं है। अगर बात करें यहाँ के जो किराए हैं धरोहरों के, उनसे वो खुश नहीं है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनसे खुश नहीं है। तो प्रशासन को और ज़्यादा जो सुरक्षाएं हैं या फिर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। कैमरामैन हेमंत के साथ प्राची सैनी, सच पे धड़क, जयपुर। तो राजस्थान के कई ऐसी जगह हैं जिन्हें विश्व धरोहर में यूनेस्को ने शामिल किया है, सूची में शामिल किया है, लेकिन बदहाली के आंसू बहा रही है। जयपुर के परकोटे की ही बात करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं इन जगहों का हाल, कौन कौन सी जगह हैं वो भी बताते हैं आपको। देखिए, ये परकोटे का इतिहास आपको बता रहे हैं। 6 जुलाई 2019 को इसे जयपुर के परकोटे को अजरबैजान की राजधानी में बैठक हुई थी, उसे वहां पर इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। इस बैठक में 21 में से 16 सदस्यों ने सहमति जताई थी। परकोटे की सिर्फ यहाँ पर आपको हम तफसील से बता रहे हैं किस तरह से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। जयपुर नगर निगम और राज्य सरकार ने यूनेस्को से इस दौरान कई वादे किए थे कि हम इन वादों को पूरा करेंगे, और यूनेस्को ने कहा था अगर वादे पूरे नहीं किए, इस परकोटे को बचाए रखने के लिए अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो ये जो आपको विश्व धरोहर का दर्जा दिया जा रहा है इसे वापस भी लिया जा सकता है। वादों को पूरा करने की शर्त पर ही ये दर्जा दिया गया था। 4 दीवारी क्षेत्र में स्पेशल हेरिटेज प्लान लागू करने का वादा था। स्पेशल हेरिटेज प्लान लागू किया जाएगा। परंपरागत उद्योगों वाले रास्तों और गलियों को संरक्षित किया जाएगा। विरासत को बचाने के लिए सख्त कानून लागू किए जाएंगे। ये तमाम वादे जो एक टीम ने यूनेस्को से किए थे। प्राचीन इमारतों के मूल स्वरूप को संरक्षण देने का भी वादा किया गया था, और वादे पूरे नहीं हुए तो सम्मान वापस यूनेस्को ले सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। बीजेपी से अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, कपिल शिमाली जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। कपिल जी, स्वागत है सर आपका। जितेंद्र शिमाली जी, और कांग्रेस से अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है। और विजय शंकर पांडे जी धरोहर संरक्षक हैं। स्वागत है विजय शंकर जी आपका भी। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट लेंगे। विजय शंकर जी, आप तो पूरा जयपुर घूमते होंगे, क्या कुछ कमियां
विश्व धरोहर में शामिल है हमारा परकोटा, न सिर्फ परकोटा बल्कि राजस्थान में कई जगह। क्या कुछ कमियां आपको नजर आती है और आपकी तरफ से तो सलाह मशवरा भी दिए गए होंगे? हमारे यहाँ कमियां ही कमियां हैं। सरकारें केवल अपना सरकार का अस्तित्व बचाने का काम करती है, केवल मात्र घोषणा करती है, काम कोई नहीं करती है। 2015 में हेरिटेज विरासत के नाम पे, मेट्रो के नाम पे मंदिरों को तोड़वा दिया गया, जिनके कह दिया दोबारा करेंगे, एक मंदिर कर दिया, दोबारा नहीं किए गए। आज धरोहर के नाम पे काफी रुपया सरकारों में उड़ रहा है, लेकिन वो रुपया अगर हकीकत में उन धरोहरों पे लगे, जो प्राचीन धरोहर है उस पे लगना चाहिए, तो उसका मूल स्वरूप आएगा। लेकिन इन पे कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता। इन लोगों से यही निवेदन करते हैं, सरकार आपकी चलाएं, धर्म की रक्षा करें, लेकिन आज धर्म को इन्होंने व्यापार बना के पटक दिया है दोनों पार्टियों ने। ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, दोनों पार्टियों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो जयपुर की धरोहर और जयपुर की विरासत का जहां तक बात करें, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब यूनेस्को ने 2019 के अंदर हमको राष्ट्रीय धरोहर का इसका दर्जा दिया और यूनेस्को ने इसको सम्मानित किया, तो इसका मतलब इसके पूर्व की सरकार थी उसने इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, परंतु जो उस समय सारी बातें आई कि हमको इसको संरक्षित रखने के लिए हम किस प्रकार से यहाँ पर इसको ये सारे नॉर्म्स हम तय करेंगे, पर वो नॉर्म्स तय नहीं होना। आप ये देखिए, कुछ दिनों पहले से जब हमारी बात आई, तो जब जयपुर के स्टेशन पे उतरते हैं, तो जयपुर के स्टेशन से पे उतरते ही स्थिति ऐसी होती है कि वहां इतनी ज्यादा भीड़भाड़ की स्थिति और इस प्रकार से अव्यवस्थित सारा सब कुछ है कि वहां पर व्यक्ति एकदम से एकदम घबरा जाता है कि क्या ये इसी जयपुर को मैं देखने के लिए आया हूं। तब जब इस बारे में बड़े बड़े अखबार ने बड़े लेख लिखे, बड़े बड़े जब छपे, तब कहीं जाकर के जो ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम की महापौर को होश आया और उन्होंने वहां पर से थोड़ी बहुत व्यवस्था करी है। पर उसके बावजूद देखिए कि ये अस्थायी व्यवस्थाएं करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके हमको धरोहर बचाने के लिए सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे। तुष्टीकरण की नीति के कारण से जो जयपुर का बट्टाधार कर दिया गया है, उस स्थिति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण के आधार पे हम जयपुर का भला नहीं कर सकते। ठीक है, अरुण जी। जी सुमित, सबसे पहले तो आपको, जितेंद्र भाई को, पांडे साहब को विश्व धरोहर दिवस की शुभकामनाएं। कमाल के शहर में रहते हैं हम, इतना गर्व है मुझे, मतलब मैंने सेफली कह सकता हूं कि 3/4 हिंदुस्तान देखा हुआ है, हर शहर देखा हुआ है सिवाय ईस्ट इंडिया के। जयपुर जैसा कोई नहीं, कमाल का शहर है। और अब से 296 साल पहले इसकी स्थापना हुई। ये दुनिया का सबसे पहला प्लांट सिटी भी कहलाया जाता है, और इसका गौरव कमाल का है, लोग कमाल के हैं। लेकिन ये बना था कुछ हजार लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। अगर मुझे ठीक से याद है तो लगभग 22,000 पॉपुलेशन होती थी उस समय, जब आमेर हमारी कैपिटल थी और जयपुर नया शहर बसा था। आज की तारीख में पॉपुलेशन है 40 लाख। ये एक रफ सा एस्टिमेट है, पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन और आने जाने वाले लोग, कनेक्टिविटी वगैरह सब देखी जाएं तो ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। लोगों का पसंदीदा शहर हो गया है, बाहर के लोग भी आके बसना चाहते हैं, बड़ी तादाद में हर प्रदेश के लोग यहाँ, अब कॉस्मोपॉलिटन सा लुक हो गया है इसका। तो ये दबाव भी है, ट्रैफिक का दबाव भी है, पॉपुलेशन का दबाव भी है, और स्कोप पूरा है सुमित इसमें काम किए जाने का, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। जी, काम पूरा कब होगा? स्कोप तो पूरा है, लेकिन काम कब तक चलता रहेगा, कब पूरा होगा? विजय शंकर जी बता रहे हैं कि कमियां इतनी हैं। कई बार विजय शंकर जी, आपने तो कई बार शिकायतें भी की होंगी इन्हें लेकर कि भैया दुरुस्त करो इन चीजों को। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जानवर खुले में घूमते रहते हैं, और पर्यटक जब वहां जाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं पर्यटक कि भैया कौन सी धरोहर है, हम कहाँ जाए घूमने, उसमें जयपुर का परकोटा का नाम आता है, वहां जाते हैं तो स्थिति ये नजर आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 300 वर्ष पहले जयपुर शहर बसा और इसको स्थापित किया गया, जब से आज तक 300 वर्षों में हमारे शहरों में दिक्कत नहीं आई। आज पॉपुलेशन बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन जैसे चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ रोड आज वो का वही है, कोई ना बढ़ा है ना घटा है, लेकिन अभी भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है केवल मात्र
प्रशासनों की जो संभाल करने वाले हैं, सरकारों की जो अनदेखी करते हैं। आज सरकार सूली गिर जाए, इनको जरूरत नहीं है, कोई भी सरकार हो, क्योंकि इनको तो अच्छा, आपने कभी नगर निगम जाकर मेयर से बातचीत की, जिम्मेदारों से बातचीत की, सफाई समिति के अध्यक्ष होते हैं? कह दूं, मेरी सबसे बातचीत होती है, लेकिन ये लोग हाँ हूं करके और चल देते हैं, और ये इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है। जैसा कि अभी देखा गया हाल ही में विप्र महाकुंभ हो रहा है, ये हो रहा है। आज मुझे घृणा होती है जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अरुण जी हो चाहे जितेंद्र जी हो, क्या हम हिंदू नहीं है? तो क्या ये शब्द हमारे कहने लायक है कि आप हिंदू नहीं हो? ये ठेका लेने वाले वो लोग कौन होते हैं जो ऐसी बदतमीज हरकतें करते हैं? अगर करनी है तो धरोहर की सुरक्षा की जाए, धरोहर के लिए काम किया जाए, उसके लिए हमें सरकार की आवश्यकता नहीं है। हम भी तो मंदिरों का करते हैं, नहीं करते हैं? जितेंद्र जी, मामला कहाँ फंसा हुआ है? न सिर्फ जयपुर की, अगर हम पूरे राजस्थान के वृहद स्तर पर बात करते हैं, किसी नगर निगम में बीजेपी की पार्षद है तो कांग्रेस का बोर्ड है, कहीं कांग्रेस की पार्षद है तो बीजेपी का बोर्ड है, कहीं दोनों एक ही पार्टी के हैं तो वैसे काम नहीं होता है। समस्या कहाँ फंसी हुई है जितेंद्र जी? देखिए, पहली बात तो बता दूं कि जिस प्रकार से जयपुर शहर को अभी जो बता रहे थे अरुण जी, कह रहे थे साहब जयपुर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल वास्तव में है, परंतु अभी जिस प्रकार से सरकार की मंशा कैसी है इस जयपुर के लिए, तो आपने देखा होगा कि जयपुर को ही दो भागों में विभक्त कर दिया इस प्रकार से। आप ही देखिए कि चौपड़ अलग और जयपुर से रामनिवास बाग जो है वो अलग जयपुर। तो ये इससे भावना पता चलती है कि सरकार जयपुर के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है। और जहां तक जयपुर शहर हेरिटेज के अंदर जो अतिक्रमणों की स्थिति चल रही है वो हमारे सामने है कि अभी एक व्यक्ति ने, बिल्कुल जवान व्यक्ति ने यह कहकर के आत्महत्या कर ली कि इस कैबिनेट, यहाँ के इस सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है वो उनके कारण से, वो मेरे को जो चाय की दुकान लगाता है कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे को इतना प्रताड़ित किया, मेरे मकान बनाने आज हेरिटेज पर बात कि मैं उसको हाँ ठीक, आज हेरिटेज दिवस है, ये जो स्थितियां चल रही है जयपुर शहर के अंदर, जो यहाँ की कल्चर है, आप ये देखिए कि ये बात कह रहे हैं इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, बात यह है कि तुष्टीकरण के आधार के ऊपर वहां निर्माण हो रहे हैं। जयपुर हेरिटेज के अंदर तुष्टीकरण की नीति के आधार पर निर्माण हो रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी ये जो मेरा वार्ड है 150 नंबर वार्ड है, वहां पर मैंने लिख करके दिया, उसके बावजूद सरकार ने अपनी पूरी मंशा रख करके, और एक ये पेट्रोल पंप के पास में यादगार के सामने जो मस्जिद बनी हुई है उसको 4 मंजिल बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उनसे पूछना चाह रहा हूं, कौन सी परमिशन के आधार पर दिया है उनको? बिना परमिशन के 4 मंजिल बना रहे हो आप, और एक तरफ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं लोग। आपने शिकायत की इसकी? नीति है आपने शिकायत की इस सरकार की जो दोहरी नीति है? जितेंद्र जी, शिकायत कहाँ की आपने, और आपने शिकायत कहाँ की? इसके जवाब क्या मिला वहां से जितेंद्र जी? सरकार की मंशा, सरकार के इशारों के ऊपर ये निर्माण हो रहे हैं इस प्रकार की। आपने शिकायत की? हमने खुद ने शिकायत नहीं, हमने तो आज जाकर के कमिश्नर को इसके ऊपर धरना दिया। हमने कहा इसको रोकिए, ये गलत काम हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी पूरी तरह से जो स्वायत्त शासन मंत्री है उनके इशारे के ऊपर और अलग अलग जगहों के ऊपर जयपुर शहर के अंदर अमीन काजी, रफीक खान, महेश जोशी, इन्होंने जयपुर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप निर्माण की स्थिति देखिए कि कितनी परमिशन इनको मिलती है अरुण जी, और कितना अतिक्रमण हो रहा है। जी तो सीधी बात कर रहे हैं कि भैया जेबें गर्म की जा रही है, बिना पैसा दिए जेबें गर्म की जा रही है, निर्माण करवाए जा रहे हैं, इस तरह से चलेगा? ये इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है। प्लान करके नक्शा बनाया गया, उसके बाद जयपुर का निर्माण हुआ, परकोटे का निर्माण हुआ, और हम आज भी सीना चौड़ा करके चलते हैं कि भैया देखिए जयपुर तो ऐसी जगह, पहली ऐसी जगह है जिसको प्लान करके नक्शा बनाकर निर्माण किया गया, लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति, पैसा खिलाया जा रहा है, पैसा खा के निर्माण हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जैसा अभी पांडे जी ने भी जिक्र किया है, ये इसको अगर आप राजनीतिक रंग देना चाहो तो इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे अपने जितेंद्र भाई साहब कह रहे हैं तुष्टीकरण, पर इनके पास 2-4 शब्द हैं जिनका अगर ये इस्तेमाल दो भाग क्यों बनाइए, बता दो आप। चलो तुष्टीकरण की बात हम मान, मैं अभी आप बता दीजिए बात खत्म हो जाने 2 भाग क्यों किए? मेरी बात नहीं, इससे प्यार है आप बाद में बोल रहे, क्या होगा आप बोल लो, मैं बाद में बोल। जयपुर शहर को 2 भागों में विभाजित करने का ये सवाल तो आपसे सर सभी पूछ रहे हैं ना, और आप लोग भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दबी जबान में कहते हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं भैया गलती हो गई,
दो भागों में बांटकर। किस टाइप की गलती हो गई? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बताइए। ये सिर्फ गवर्नेंस के पर्पस से डिवीजन हुए। सुनिए आप, 50 आपसे गवर्नेंस समझ नहीं रही है। आपसे अपना केवल मात्र अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और इस भाग में दो भागों में बांट लोगे केवल तुष्टिकरण के आधार पे, केवल मात्र इसलिए कि वहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, उनके वोट हमको इस जिले के अंदर है, केवल मात्र आप कर रहे हैं। जब सुमित, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, आपको जवाब अगर आपको सिर्फ मारेगी डिबेट के बोलिए ना सर, आप जवाब दीजिए। बोलने का वो लगातार बोल रहे हैं आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ तो आप बताने देंगे तब ना। बताइए। आप शांत रहेंगे? आप बिल्कुल बताइए। आप जी, आप कल को ये भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं कि ये इतने सारे जिले क्यों बना दिए। कॉमन सेंस की बात है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि गवर्नेंस बेटर हो, लोगों को पहुंच बेटर हो। सवाल तो उठाए जा रहे हैं सर, इतने सारे जिलों पर भी सवाल उठा। अरे महाराज, आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई पूर्व वसुंधरा राजे सरकार खजाना खाली करके गई, दूसरी तरफ 19 जिलों की घोषणा कर दी। एक जिले पर आप जानते हैं कितना खर्चा आएगा? करीब 2000 करोड़ जैसा अनुमानित लागत है। अच्छा, मतलब आप खिलाफ है ना 19 जिले बनाने के? नहीं, खिलाफ नहीं। मैं कौन होता हूँ सर? चैनल मैं तो देखिए अदना सा पत्रकार हूँ। प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है आपसे, हम जवाब और दे रहे हैं। आप लोग, आपके ही मंत्री भी कहते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं कहा उन्होंने? देखिए ऐसा है। हाँ। आप, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले कह दिया था कि अभी हो सकता है आप जिलों के खिलाफ भी हो जाएं, आप राइट टू हेल्थ के खिलाफ भी हो जाएं, ये संभव है। तमाम जो विकास, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं विकास के लिए तो लिए जाते हैं ना। सुनिए आप, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सुमित जी, जितेंद्र जी भी जानते हैं, 1998 में अशोक गहलोत पहली बार 48 या इस साल की एज में मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार यहाँ बरामदे खाली किए गए, शायद आपको तो पता भी नहीं होगा। तब उससे पहले बरामदे जिसकी दुकान थी के आदेश से खाली जो है अशोक गहलोत ने नहीं कराए। खत्म कर लो, आप पढ़ के आइए। एक ब्रेक ले लेंगे। अशोक गहलोत इसका जवाब दूंगा सर मैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इसी बात को कंटिन्यू। बेधड़क आप देख रहे हैं धरोहर संरक्षण। इन धरोहरों की संरक्षण में कहाँ कोताही बरती जा रही है, चूक कहाँ रह रही है, कमी क्या है? आखिर जब बजट सरकार के पास पूरा है तो लापरवाही क्यों? इसी सवाल का जवाब हम ले रहे हैं। मेहमान तमाम लगातार बने हुए हैं। अरुण जी कांग्रेस से, जितेंद्र शिमाली जी बीजेपी से, विजय शंकर पांडे जी धरोहर संरक्षण समिति से है। अरुण जी जवाब दीजिए, अपना पूरा कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि 1998 में मतलब इतना क्लियर सोच था कि ये हेरिटेज सिटी के हिसाब से या टूरिस्ट सेंटर के हिसाब से ये बरामदों में जो अतिक्रमण है वो कतई वाजिब नहीं है। जितेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर थे। अरे एग्जीक्यूट करने के लिए भी पॉलिटिकल विल चाहिए। हमने उसकी कीमत चुकाई है सुमित बाद में। वो बरामदे पहली बार आजादी के बाद खाली करवाए गए। बहुत विरोध था हमारा, सारे बाजार हमारे खिलाफ थे, सारे व्यापारी हमारे खिलाफ थे। हमने इलेक्शन में भी उसका नुकसान उठाया, लेकिन वो परमानेंटली एक काम हम ठीक से करवा पाए। इसके अलावा मैं सुमित बहुत पोलाइटली आपको इनवाइट करता हूं, जो हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम लगातार देखिए, इस सरकार ने पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, उसको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। वो सब पोटेंशियल है इन शहरों को, किलों को, पुराने मंदिरों को उठाने के लिए। धरोहर जब हमने जो जीर्णोद्धार विश्व धरोहर की सूची में परकोटे को शामिल, जब परकोटे की बात करता हूँ मैं, छोड़िए सरकार तो पूरे सूबे की है, लेकिन मैं सिर्फ आज परकोटे की बात करता हूँ। नहीं तो अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो थक जाएंगे आप लोग भी सुनते हुए। परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, पहले तो आप इसका जवाब दीजिए। और उस दिन से लेकर आज तक कितना काम हुआ है? आज मेरी सहयोगी जब उस इलाके में घूम रही थी तो बता रही थी कि मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई हूं उन तस्वीरों को, लेकिन जब सड़क से मैं गुजर रही थी तो आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा लगा हुआ था वहां पर। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, पर्यटक जब आते हैं ना सर तो इन तस्वीरों को कैद करके लेके जाते हैं, जानते हैं? फिर वो अपने देश जाकर खूब माहौल बनाते हैं। देखिए यह है परकोटा, यह है विश्व धरोहर संरक्षण में शामिल, सूची में शामिल, जिसे हमने गूगल पर सर्च किया और फिर इसे घूमने गए तो वहां पर आवारा पशुओं का जमावड़ा दिखा।
ये काम भी नहीं कर पाती हैं सरकारें। देखिए हर 5 साल में आपको बदला जा रहा है, लेकिन हर 5 साल में आप कर क्या रहे हैं? मेरे दोनों साथी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आप ये कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में जो हेरिटेज वॉकवे बन रहा है उसके दायरे में आने वाली हवेलियों के रंग रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है? अगर आप ऑन रिकॉर्ड कह सकते हो नहीं हुआ है तो बोल दीजिए नहीं हुआ है। देखिए एक मिनट आगे हवेलियों पे जी 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 आपका इसी का जवाब, बिल्कुल इसका जवाब हवेलियों पे। हाँ। हवेलियां ही क्यों विश्व धरोहर में काफी चीजें हैं। एक पहचान थी हमारे जो मार्केट की, हमारी गुलाबी नगर की पहचान में बहुत कुछ है जी। मंदिर है एक से एक और है, तो फिर आपने केवल एक शब्द इस्तेमाल क्यों किया हवेलियों से तो पैसा मिल जाएगा। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह, एक मिनट जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इतने में आप हवेलियों से ही हो गए, मंदिरों की बात कर लेते हैं पांडे जी। ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। तो एक बात कह रहा हूँ कि जहां तक अभी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कही है पांडे जी ने भी कि केवल हवेलियां इसमें धरोहर में सब चीज शामिल है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सवाल मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप ये जो बात कह रहे हैं, ये सब बातें इधर उधर की गोल मोड़ बातें करने से अरुण जी छोड़ दो। अपने को ये कैमरे के सामने, जनता के सामने हमको कम से कम अपने जो विरासत है, हमारे जो पुरखे छोड़ के गए हैं उसके बारे में अगर हम जरा भी हमारे मन में एक रत्ती भर की भी अगर चिंता है तो सबसे पहले हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब 2019 के अंदर जब यूनेस्को ने इसको घोषित किया, सबसे पहला घोषणा हमारी ये थी कि हम ये जो छत है, छत के ऊपर जो दीवारें, मोटी मोटी जो दीवारें 5-5, 10-10 फुट की जो दीवारें थी, जो किला था जयपुर का, हम उनमें लोगों ने दुकानें बना ली, ऑर्डर हो गए, सरकार ने सब चीज मान ली। उसके बावजूद वो दुकानें न तो वो जो किले हैं, जो धरोहर की जो हमारी जो दीवारें हैं, न तो उनको संरक्षित किया गया, और केवल मात्र कुछ पैसे का गोलमाल करने के लिए जो भारत सरकार का जो पैसा आया हुआ है एनकेएफ का, उस पैसे को लगाने के लिए, बत्ती लगाने के लिए आपने केवल हेरिटेज के नाम पर कुछ दीवार को पोत दिया हवेलियों को। इससे आप ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि जयपुर की विरासत के जो मंदिर है, यहाँ की जो पूरा किला जो बना हुआ है, जो पूरा एक जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है जयपुर शहर की, उसे बाउंड्री वॉल को, इनके परकोटों को, इनकी चौपड़ों को, इनको संरक्षित रखने के लिए हमने क्या एक कदम बता दीजिए आप। अच्छा एक चीज बताइए, 2019 का एक भी कदम बता दीजिए अरुण जी। कदम बताइए, 4 साल हो गए बचाने के लिए कोई भी कानून, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया धरोहर घोषित। आप दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाओगे। हाल ही में 3 दिन पहले मैसेज आए, खूब वायरल हुए, 5 जगह परकोटे में चिन्हित की गई और वहाँ बिल्डिंगें बन गई, दुकानें बन गई। आप जितेंद्र जी ये मत लड़ो, आज सरकार वो आपके टाइम पे भी हुआ है, वो उन चीजों को क्यों नहीं देखा गया? 2019 में आप पहला कदम वही रोक लेते तो आज आफत दिया। 2019 में हमको उसके बावजूद भी, उसके बाद में मिला। लेकिन नहीं जितेंद्र जी, लेकिन वहां पर एक शर्त भी रखी गई कि आप ध्यान रखेंगे और नहीं तो दर्जा वापस ले लिया जाएगा। अरुण जी, मैं ये कह रहा था, हमें अपनी पीठ नहीं थपथपानी, हमें काम करना है, ध्यान देना है उस पर, नहीं तो वापस भी जा सकता है जो क्रेडिट मिला है। सुमित जी, हाँ, वो उनने सशर्त दिया है और हम उनकी शर्तें पूरे करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे आपको दिखता हो या ना दिखता हो। कानून बता दीजिए। अरे यार आप कमाल कर रहे हो, बनाया हो, मतलब आप बताएंगे नियम बता दीजिए, बताइए आप बताइए कौन सा नियम बनाया? मेरी बात सुनिए आप जितेंद्र जी, देखिए अभी आप केवल जयपुर शहर में यार आप बोलने तो आप बोल लो, अब बताइए। और अतिक्रमण बढ़ाने के अलावा आपने क्या किया है? अरुण जी अब बताएंगे, कानून बताएंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं बताएंगे। अपने यहाँ इतना हिपोक्रेसी हर चीज में। जितेंद्र जी चर्चा कर रहे हैं मंदिरों के पुनर्वास की। नहीं, मैं तो पूरे धरोहर की बात कर रहा हूँ भाई। विजय भाई साहब ने धरोहर के बारे में आपने अब आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। इनके काल में 150 मंदिर तोड़े गए और हमने वो संशोधन करके जवाब अलग से दूंगा मैं, को अंडरग्राउंड किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? पिछले 4 साल में राम दरबार गिरा दिया गया, मंदिर तोड़ा गया। मैं तो बार-बार एक 4 साल में अरुण जी लेके बैठेंगे, इस मामले में राम भक्तों पर पथराव हुआ। आप दोनों सुनो, आप बातें छोड़ देते ना सर। आज धरोहर सुनो, मंदिरों का अंडरग्राउंड किया, निकलने लगी
मुझे वो मंदिर गिनाओ, हाँ। 13 मंदिर तोड़े, एक रोजगारेश्वर बनाया, बाकी मंदिर क्यों नहीं करे? मेरी बात जब इनकी मैं तो सरकार ने एक बात कह रहा हूं, आश्वासन बिल्कुल दिया, क्लियर। आपकी सरकार ने क्या आज किया? का वो जो कानून अपनी कहाँ बहस गया? का- अपनी बहस का विषय जो है, आज धरोहर जो समझ- धरोहर के बारे में है, धरोहर मैं तो समझ- एक बार बार कह रहा हूँ, और सुमित जी मैं आपके माध्यम से जो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहाँ जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे बात कह रहा हूँ। बिल्कुल भाई साहब, आप प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो एक भी कानून बता दीजिए, सरकार का कोई कदम बता दीजिए कि 2019 के बाद में आपने धरोहर को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाया हो, वो बता दीजिए। आवारा प्रणाम करूंगा। मैं बताता हूँ अब आपको। बताइए। देखिए, आवारा जानवरों से जो परकोटे के लोग हैं वो परेशान हैं, ट्रैफिक से परकोटे के लोग परेशान हैं, सुमित जी एक सेकेंड, अवैध निर्माण से परकोटे के लोग परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया, वो कहते हैं कि बरामदे खाली करवा दिए, लेकिन आज बरामदों में भी आज भी छुटपुट आपको अतिक्रमण, आप जाइए घूम के आइए, वहां फिर से अतिक्रमण होने लगा है। अरे एक मिनट इसको किस तरह रोका जाएगा? कोई प्लानिंग तैयार? अब तो 5-6 महीने रह गए आप आपके तीनों पास। से एक प्रश्न छोटा सा। जी। आवारा पशु जो बोल रहे हैं, आवारा जानवर जो बोल रहे हैं, अगर गाय की श्रेणी में आवारा बोलोगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे ये पार्टियां हो, चाहे कोई का बाप आए मेरे सामने, क्योंकि गाय कोई आवारा नहीं है। ठीक है, वो माता की हम पूजा करते हैं। ठीक है। जानवर, मैं पहली बात किसी जानवर का नाम नहीं मैंने लिया, आपको पर्सनली आप कहा, अपनी- ये आप भी अपनी बोल रहे थे भावनाओं 2 पर- बार से, है ना, लेकिन आवारा पशु वो पशु आवारा है जो सड़कों पर घूम रहा है ना, बात को आप समझिएगा थोड़ा। और उससे जो वहां पर पर्यटक आते हैं, जो लोग हैं, स्थानीय निवासी है, हर किसी को परेशानी होती है। आप इस बात को समझिए। विजय शंकर पांडे जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किया है भावनाओं का आपका सम्मान करता हूँ मैं। ये लोग राजनीति करने को गौ माता पे आ जाएंगे, बाकी वैसे नहीं करेंगे कोई भी। नहीं, आप देखिए ना, आप गाय को आवारा बताएंगे नहीं, लेकिन आप गाय कितनी घूम रही है, उनको संभालिए ना। फिर कौन संभालता है? सिर्फ टीवी डिबेट में आकर ही बोला जाता है ना, सिर्फ गाय को माता भी सिर्फ टीवी डिबेट में ही आकर 2016 में मैंने इनकी सरकार में कहा, कितना रखा जा रहा है वो दिख रहा है हमें। और जितने भी ये गौशालाएं खुली हुई हैं, किस कदर वहां पर गायों की मौत हो रही है, ये भी पता है सर, आंकड़ा उसका भी निकल जाएगा। फिर जब भी तो हम बोले थे, कौन रख रहा है उनका? जब से डिबेट में आकर ही तो गाय को माता बोला जाता है ना। अरुण जी, गायों की मौत का आपने जिक्र किया, वो कब की बात कर रहे हैं? उस जमाने की ना, बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी सरकार के केवल गाय जमाने की में बात नहीं है, सभी के बारे में 22,000 गायें एक सिंगल गौशाला में मरी थी। गाय के लिए कांग्रेस सरकार ने इस 4.5 साल में जितना काम किया है, गायों की बात ही नहीं है अरुण जी, आज हम गायों की बात ही नहीं कर रहे हैं, धरोहर की बात हो रही है। धरोहर की बात हो, समझिए, मुद्दे से मत भटकिए, समझिए। उस परकोटे में आपने कहा गायें मर रही हैं। मैंने आपसे सवाल ही किया आपने कहा गायें आप मर रही हैं। आप मैं उनको जवाब दे रहा था सर। सवाल तो आपसे ये था मेरा, ट्रैफिक से लोग परेशान है, आवारा जानवरों से लोग परेशान है, और आप जो अभी दम भर रहे थे कि भाई अतिक्रमण हमने हटवा दिया था, जिन दुकानों में अतिक्रमण था उनके बरामदों में फिर से अतिक्रमण हो रहा है, छुटपुट अतिक्रमण। मेरा सवाल आपसे ये था कि जरा घूमिए, सैर करके आइए परकोटे की, पता चलेगा आपको परेशानी। सुमित जी, मुझे पता नहीं आप कहाँ से आते हैं। मैं जयपुर से आता हूँ। मैं जलेबी चौक में, सुनिए आप, मैं जलेबी चौक का पैदा हुआ आदमी हूँ, और आप मुझे मत बताइए जयपुर रोज जाइए, मैं डेली घूमने जाता हूँ, गोविंद देव जी के जाता हूँ। नजरिए के सवाल है, अगर आपको दिख रहा है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, अगर हम एक तरफ नजर ही ना करके चले तो हमें नजर क्या आएगा? अभी जितेंद्र शिमाली जी बता रहे थे, इनके घर के पास अवैध निर्माण हुआ, शिकायत की, ध्यान नहीं दिया। ये भी उसी इलाके में आसपास ही रहते हैं कहीं, नजर तो इनकी पड़ी ना, लेकिन आपकी नहीं पड़ी। जितेंद्र जी में तो रोज अतिक्रमण बन रहे हैं, व्यापार कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। मैं वहां नहीं रहता हूँ परकोटे में, लेकिन खबर तो मिलती है ना सर, हमारा कैमरा वहीं रहता है। समस्या का हुजूर मैग्नीट्यूड तो देखिए, मैंने शुरू में ही निवेदन किया है, शहर पॉपुलेशन वाइज लगभग फुल कैपेसिटी पे है, और सतत कार्यक्रम चलते हैं। 4 दीवारी मुझे बड़ा पॉपुलेशन है, फक्र है कि पॉपुलेशन के हिसाब जयपुर से का जो टाउन प्लानिंग है, पार्टियां कोई सी भी हो, इनकी हो हमारी हो, पर जयपुर अब भी अव्वल है प्रोएक्टिवली सोचने के बारे में, फ्लाईओवर्स टाइम से बनाने के मामले में। अभी हम सिग्नल फ्री दोनों जो लाइफलाइन है जयपुर की, जेएलएन मार्ग और टॉक रोड, अगले 3 महीने में सिग्नल फ्री हो जाएंगे। वो लगातार काम चल रहे हैं। हम तो सर 21वीं सदी में भी ये खबरें सुनते हैं कि भैया बंदर आया, एक बच्चे को उठा के ले गया परकोटे में, बंदर से लोग परेशान,
बंदर ने जानलेवा हमला कर दिया, इस तरह की खबरें भाई साहब, बताएं। जयपुर- बंदरों से खौफजदा हैं लोग। जयपुर जितेंद्र निवासी जी, और बंदरों का आप कह रहे हो मैं जयपुर का हूँ, हाँ। पुराना साथ है, मैं शहर में रहा हूँ, तो साथ और है। बंदरों को आप छेड़ दोगे, अभी फिर पांडे जी नाराज हो जाएंगे। जितेंद्र जी। आप लोग कमाल है, आप बंदर से खबरदार जो किसी ने कुछ कहा तो। जितेंद्र जी, देखिए ये इनको बंदर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी क्या है कि 6 महीने बाद में जब सरकार नहीं रहेगी तब सारे बंदर नजर आएंगे इनको। मेरा यार एक ये इतना सा सपना भी कहना है। 70 mm पे देख रहे हो 4.5 साल से। यार कुछ MLA इधर से इधर टूटेंगे, उधर से आगे गिर जाएंगे, और अब इस देखना तरह हम बंदर आ नजर नहीं जाएंगे। आएंगे। जाग जाओ आप सुनिए मेरी बात। देखिए हम बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि हम अपनी विरासत, मैं उस परिवार से हूं कि जिसने जयपुर में जंतर मंतर में जितना भी ज्योतिष का कार्य किया, पंडित केवल राम श्रीमाली, उनके परिवार से मैं आता हूं। मैं उस परिवार से आता हूं। मेरे को इस बात का दर्द है, मेरे को इस बात की पीड़ा है कि इस जयपुर शहर की 4 दीवारी का जिस प्रकार से सत्यानाश पिछले 3 साल के अंदर जो हुआ है कांग्रेस सरकार में, शायद कभी नहीं हुआ। मैं एक बात मैं फिर कह रहा हूं आपको कि अब जब हमको यूनेस्को ने हमको जो दर्जा दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल मात्र थोती घोषणा है अशोक गहलोत साहब। अच्छा मुझे बताइए, इस देश कठोर और कोई मजबूत कानून इस प्रकार से बनाइए जिसके कारण, जिसके आधार के ऊपर हम ये धरोहर को बचा सकें। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, जितेंद्र जी एक सवाल का जवाब। हाँ। देश का जो सत्यानाश हो रहा है वो 2014 के बाद हो रहा है, और जयपुर का जो सत्यानाश हो रहा है वो 2018 के बाद हो रहा है। देश का जो बढ़ोतरी हुई है वो 2014 के बाद हुई है। ये बताओ, देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, सुमित चाहे जी, वो इन दोनों पर 370 की सुमित समस्या जी, हो और चाहे वो और समस्या हो, सुमित सारी जी, समस्याएं जो ये 2014 के बाद पार्टियों के हैं, ये सच्चाई जान के भी नहीं बोल पाएंगे। सच्चाई ये है, परकोटे की जनता जागरूक है और परकोटे की जनता बोलती है जब इनके थोड़ी जू रेंगती है, वरना इनको कोई मतलब नहीं है। मंदिर तोड़ते रहे, मुझे कहा गया हमने भगवान को उठा के महल में बैठा दिया। अरे तुम क्या महल में बैठाओगे, तुम्हें भगवान बैठाएगा। आज बैठे हुए याद कर रहे, वो दिन भूल रहे जब वो मोहनलाल गुप्ता साइन कर रहा था मंदिर तोड़वाने पे, जब हम नाराज हो रहे थे। आज ये बातें कहने की है। तो कांग्रेस वालों ने भी उतने ही साइन किए थे। पांडे जी आपको वो मकान वो नहीं मिला, दोनों को पार्टियां करनी है। मंदिर के पुजारी का दायित्व, वो जिम्मेदारी नहीं मिली, इसलिए आप नाराज हो रहे हो। आपकी कौन सा मंदिर? अरे पहले आप आओ, कौन सा मंदिर? विजय शंकर पांडे को एक भी मंदिर दीजिए। अरे खुद के पास विजय शंकर पांडे आज मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करते ना सर, विजय शंकर जी। मंदिर मस्जिद पर बात फिर कभी, विजय शंकर जी। अरे विजय शंकर जी, मैं एक खास चर्चा रखवा दूंगा आपके लिए, स्पेशल डिबेट कर लेंगे मंदिर मस्जिद पर। आज विकास की बात कर रहे हैं, परकोटे की बात कर रहे हैं, आज विश्व धरोहर की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद के लिए आपके लिए एक स्पेशल डिबेट करवा दूंगा मैं, तब उस दिन बात करेंगे। अरुण जी मुझे बताइए, वक्त की भी कमी है अब थोड़ी सी, मुझे बताइए सरकार आपकी पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से 5-6 महीने का वक्त बचा है, आपको नहीं लगता सर कभी कभी कि पर्यटक आते हैं, पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, जयपुर पर तो खास तौर पर उनकी निगरानी रहती है, नजरें रहती है कि भैया जयपुर जरूर घूम के आना है, राजस्थान जो भी पर्यटक आता है, आपको नहीं लगता कि क्या छवि वो लोग यहाँ से लेकर जाते होंगे जब परकोटे में निकलते हैं या और भी जगहों पर, जोधपुर में निकलते होंगे, उदयपुर में निकलते होंगे, और जब वो तस्वीरें देखते होंगे कि आवारा जानवर घूम रहे हैं, पशुओं से परेशान है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जगह जगह पर गंदगी के अंबार। अब आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि गंदगी नहीं है, हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिटी बना दिया है, ये तो आप कह नहीं सकते। तो तस्वीरें आपके घर के आसपास भी होगी सिविल लाइन को छोड़कर। देखो सुमित, ऐसा है, मैंने शुरू में भी कहा है कि स्कोप तो पूरा है और काम लगातार चलेगा, चल रहा है। हमारी सरकार हो, इनकी हो, इसको छोड़ देना चाहिए सरकारों का चक्कर। जयपुर और राजस्थान पुरातत्व इसके हिसाब से, धरोहर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारी पहचान है। मैं कह रहा हूँ पहचान को कायम रखने के लिए इतना सिविल लाइन से 2-3 मंत्रियों को वहां पर आवाज दिलवा देनी चाहिए, इंडस्ट्री की तभी कायम रहेगी। क्लोजिंग कमेंट, एक 30 सेकंड में आप दोनों क्लोजिंग कमेंट लूंगा। जितेंद्र से पहला देखिए, ये धरोहर का विषय इस प्रकार का है जो हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि सबसे पहले तो ये जो जयपुर को 2 भागों में बांटने वाला जो बिल्कुल
दिवालिया मानसिकता वाला जो निर्णय है उसको समाप्त करें और जयपुर को एक रख करके धरोहर को बचाने के लिए इस प्रकार का सशक्त कानून बनावे जो तुष्टीकरण की नीति से ऊपर उठ करके और समान रूप से जयपुर का विकास करने के विकास उसको ध्यान में रख करके वो तो इनके मंत्री भी प्रकार कह का रहे कोई हैं निर्णय लेवे कि जयपुर को ताकि दो हम भागों में बांटना गलत हो गया है, मैं जनता के साथ हूं, इनके मंत्री ने बोली है ये बात। प्रताप नहीं, सिंह कल थे ना हमारे साथ में कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे। हाँ। आपकी ज्योति खंडेलवाल थी और वो सुरेश जी मिश्रा और कई लोग थे कांग्रेस के। हाँ। वो भी ये कह रहे थे कि नहीं ये बहुत गलत निर्णय है, ठीक सरकार है। को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ठीक है, विजय शंकर जी क्या सुझाव देना चाहेंगे कांग्रेस को? सरकार अभी कांग्रेस की है और बीजेपी को भी इन फ्यूचर भविष्य में ना जाने क्या हो, ऊंट किस करवट बैठे, देखो, ये सुझाव तो क्या देना चाहेंगे आप? ये प्रकृति का नियम है, हाँ। इन लोगों की मजबूरी है जो पार्टियों का पक्ष रखना है, ये अपनी जगह पे सही है। लेकिन कायदे से मेरा कहना यह है, चाहे सीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, जो रहता है उस इंसान को अपने अंदर का जमीर जगाकर बात करनी चाहिए कि मुझे ये गलत लग रहा है तो बोलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जनता के बोलने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि अभी आपने जितेंद्र जी ने आरोप लगाया कि मैं इतिहास जानता हूं, अरे मेरा इतिहास लिया होगा, आराम से आओ ना सर, तुम्हारी तो सरकारें रही है, लाओ प्रशासन लाओ, हमारे को बंद कराओ, जल्दी से हमारे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्योंकि गलत करेंगे जब है सच्चाई, धर्म, संस्कृति और संस्कार ये बचने चाहिए, ये बचेंगे तो सब कुछ बच जाएगा और ये नहीं बचेंगे तो ना धरोहर दिवस बचेगी। एक एक दिन जो दिन आएंगे उसको ये बड़ा और मान इसे लेंगे। बचाने के लिए न सिर्फ प्रशासन को, जिम्मेदारों को, सरकारों को, बल्कि आम लोगों को भी आगे आना होगा। फिलहाल आज एजेंडा पे धड़क में इतना ही, वक्त की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। अरुण जी, जितेंद्र शिमाली जी, विजय शंकर पांडे जी, आपका शुक्रिया। तो धरोहर आज दिवस है, धरोहर दिवस, और धरोहर बचाने के लिए कई संस्थाएं तो काम कर ही रही हैं, सरकारों से भी, प्रशासन से भी अपील कर रही हैं कि भैया धरोहरों को बचाया जाए, लेकिन आम आदमी का भी इस काम में आगे आना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।